नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का चौथा क्लास है और हम लोग चल रहे हैं कक्षा 6 के इतिहास का 8वां चैप्टर, जो कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इससे कुल आपके 19 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह है कि भारत मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार हो रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, तो वो सही है आपका। और तीसरा कह रहा है कि राजा समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो यहाँ पर जो भारत में आए थे वह सबसे पहले आपके आए थे, आपके हिंद यवन आए थे, ठीक है। उसके बाद हिंद पर्शियन आए थे और आपके कुषाण आए थे। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होता है सी होता है कि सबसे पहले हिंदवन या यवन आए, उसके बाद शक हिंद आए, उसके बाद हिंद पर्शियन आए, उसके बाद आपके कुषाण आते हैं। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित अरिका मेरू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ऑप्शन है पोडुका या बेरीगाजा या मसूलीपट्टनम या मुजिरिम। तो यहाँ पर अरिका मेरू का जो रोमन नाम था वह क्या था, पोडुका था। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि अरिका मेरू का सही नाम आपका। अब यहाँ पे जानते हैं कि अरका मेरून जो था वो बेरिगा राजा या मसूलीपट्टनम या मुजरिम सभी प्राचीन काल के ये महत्वपूर्ण आपके क्या हैं, बंदरगाह हैं। ये सारे के सारे जो आपके नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्राचीन काल के बंदरगाह हैं। और व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्र में काली मिर्च व अन्य मसालों के लिए बेसिक तौर पे ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि रखते थे। तो अरका मेरी का जो रोमन नाम था वो क्या था, पोडुका था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को श्रम दान देना। तो यहाँ पर दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही होता है सी वाला, कि एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो ऑप्शन है देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी या बांग्ला। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, ब्राह्मी लिपि। और इसके बारे में अगर जाने तो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जैसे कि देवनागरिक हो गई, तमिल हो गई, बांग्ला हो गई, मलयालम, ये सभी की सभी आपकी जो लिपियाँ हैं वह किससे उत्पन्न हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो देवनागरी की बात करें, बांग्ला की बात करें, तमिल की बात करें या आपसे मलयालम की बात करें, तो सारी की सारी लिपियाँ किससे निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो अशोक ने जगह जगह जो शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था उन्हें बेसिक तौर पे धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय लिया। धम्म के संदर्भ में जो निम्नलिखित विचार के दिए गए हैं और ये इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है
कि अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें, तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही होता है सी वाला ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों के दोनों अशोक के धम्म के बारे में सही कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं खरोष्टी लिपि में है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों आपके बेसिक तौर पे आपका सॉरी यहाँ पर जो है आपका कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका गलत होता है कि ज़्यादातर इसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं है। बेसिक तौर पे इसके ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वह किस में है, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो सही होता है आपका सी वाला कि 1 और 3 सही हैं। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे मैंने आपको बता दिया कि अशोक जो था पहला शासक था जिसने संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया। इसके ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। अशोक ने एक अभिलेख में अपने बेसिक तौर पे कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और उसमें कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग के विजय की लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए और इससे मुझे अपार दुख है। और यह कलिंग अभिलेख का वर्णन जो है वह उसके 13वें अभिलेख में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से उसने वर्णन किया था। तो किस प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका गलत, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर कहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, जो कि बिल्कुल गलत है, आगे एक्सप्लेन में हम इसको देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, यह बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, तो यह आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका जो सही होता है केवल दूसरा वाला सही होता है कि केवल मतलब बी वाला सही है कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। अब कैसे पहला और तीसरा गलत है इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के मार्ग पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर उज्जैन जो था उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मार्ग पर है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा अपने आप पे सही है कि मौर्य साम्राज्य होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ही था, मौर्य साम्राज्य के अंदर ही था। तीसरा वाला जो कह रहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह चंद्रगुप्त का मौर्य के विचार जानने के लिए नहीं है, वह किसके, कौटिल्य, जो कि इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था, कौटिल्य के विचार जानने के लिए लिखे गए हैं। और आपने पता है कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। तो यहाँ पर केवल सही कौन सा है, दूसरा वाला। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो आई थिंक सभी ने पता है कि इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनमें इनको सहायता कौन दिलाई थी, तो कौटिल्य, जिन्हें हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था, तो आप सभी ने पता है कि उसका नाम मेगास्थनीज था। उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। और अगर यहाँ पे हम बात करें डायमेकस की, तो डायमेकस जो था वह इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और फायान की अगर बात करें तो फायान जो आया था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था। और वैनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वह था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, आप सभी ने पता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे,
तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि डी वाला, कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कहा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर है आपका पहला कि राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी कि गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, बिल्कुल सही है। जैसे कि आप अशोक के बारे में सुने होंगे, उज्जैनी का गवर्नर बना के भेजा गया था। दूसरा है कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा की नियुक्ति अधिकारी कर ही वसूलते थे, मतलब राजा के द्वारा नियुक्त ही अधिकारी क्या करते थे, कर वसूलते थे। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही स्टेटमेंट और ऐसी कि 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पहला कह रहा है, और यहाँ पे कहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरा कह रहा है, ये मौर्य प्रशासन के बारे में है ना, कि मौर्य प्रशासन के कर और नजराना के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पे मौर्य प्रशासन में कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। और दूसरा कह रहा है आपका कि नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, तो ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही होता है डी वाला, कि न तो 1 सही है न तो 2। अब यहाँ पे जानते हैं कि बेसिक तौर पे मौर्य काल में जो था कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, और वहीं जो था नजराना जो था वह क्या था, अनियमित ढंग से नजराना लिया जाता था, जबकि कर जो था वह क्या था, नियमित ढंग से लिया जाता था, नियमित ढंग से लिया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोनों के दोनों गलत कथन आपके लिए क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों कथन के स्टेटमेंट उल्टा दे दिए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कूट दिया है, तो आपने पता है कांधार से भी बेसिक तौर पे अशोक के अभिलेख मिले हैं, ब्रह्मगिरी से भी मिले हैं, जौगढ़ से भी मिले हैं, गिरनार से भी मिले हैं, और लुम्बिनी से भी मिले हैं। तो इन सभी जगहों से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि 1, 2, 3, 4 जो भी आपके स्थान देखें उन सभी जगहों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अन्य की अगर बात करें तो अशोक के शिलालेख जो हैं कांधार, लंपक, मनसेरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अजराज, गुज्जर, सारनाथ, कौसाम्बी, सांची, गरीनार, ऐसे सोपारा अन्य जगहों पर बेसिक तौर पे अभिलेख मिले हैं। और इन ज़्यादातर अभिलेखों की जो लिपि क्या है, वह क्या है, ब्राह्मी लिपि है। ज़्यादातर अभिलेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी। तो आई थिंक सभी ने पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान समय का क्या है, पटना है। और उज्जैन जो है बेसिक तौर पर बात करें, उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के कहते हैं एक महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने का एक बेसिक तौर पे क्या था, मार्ग था। और उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने का एक क्या था, मार्ग था। तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को मैंने कवर ही कर दिया। और तक्षशिला क्या था कि बेसिक तौर पे उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने जाने लोगों के लिए क्या था, मार्ग था। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए और इन राजाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो आप सभी ने पता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा था उसका नाम क्या था, अशोक। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। और इस चैप्टर का अंतिम जो क्वेश्चन हुआ है कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो बेसिक तौर पे कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखा था वह अर्थशास्त्र पे आधारित था। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। और यहाँ पर बेसिक तौर पे बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वह यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं, किससे रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति और शासन प्रशासन से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर बात करें कि अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी की रचना किसने करी थी, पाणिनि करी थी। मालविका मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी थी, तो कालिदास ने की थी। ठीक है, और अष्टाध्यायी मैंने बता दिया पाणिनि, और यहाँ पे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का मैंने बताया किससे भी रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के इतिहास का जो था चौथा क्लास था। कोशिश करते हैं जल्दी आपके इतिहास के सारे सेक्शन को समाप्त करें। मैंने 6 से लेकर 8 तक के भूगोल के सारे क्वेश्चन आंसर को समाप्त कर दिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।